हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक साउथ कोरियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और इस मूवी का नाम है नो मर्सी। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपने असिस्टेंट के साथ नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रही होती है। वो दोनों काम खत्म करके घर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें नदी के किनारे एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिलती है। लाश को देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब क्राइम सीन पर पुलिस आती है। पुलिस भी लाश को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि लड़की की लाश को 6 हिस्सों में काटा गया है। क्राइम सीन पर डिटेक्टिव मिन भी होती है जो अभी नई नई भर्ती हुई है, इसीलिए सीनियर ज़्यादा उसकी इज्जत नहीं करते हैं और उसे छोटे मोटे कामों में उलझाए रखते हैं। लेकिन वह है ब्रिलियंट, इसीलिए वह अपनी तरफ से सबूत जुटाने का काम कर रही है। अब क्राइम सीन पर ऑटोप्सी एक्सपर्ट कांग को बुलाया जाता है। कांग जो बहुत ही एक्सपीरियंस मेडिकल एग्जामिनर है और पुलिस एकेडमी में क्रिमिनल साइकोलॉजी का प्रोफेसर है। मिन उसकी स्टूडेंट होने की वजह से उसका बहुत सम्मान करती है। कांग का पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत रिस्पेक्ट है। अब कांग लड़की की बॉडी को एग्जामिन करता है। लड़की का सर, हाथ और पैर सब काटे हुए हैं और लड़की का दायां हाथ गायब है। लाश एक नदी के बांध के पास मिली है जिसे रिवर एम्बैंकमेंट कहा जाता है। इसके बाद लाश को ऑटोप्सी रूम में लाया जाता है। लड़की की उम्र 29 साल है और लड़की का नाम उन्नी है जो एक बार में काम करती थी और कुछ दिनों से मिसिंग थी। कांग जब बॉडी को एग्जामिन करता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को मारा कहीं और गया है, काटा कहीं और गया है और फेंका कहीं और गया है। कांग अब मिन की ओपिनियन पूछता है तो वो बताती है किलर ने जानबूझकर लाश को ऐसी जगह फेंका है जो आसानी से पुलिस के हाथ लग जाए। किलर चाहता तो लाश को गाड़ भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके पीछे उसका कोई मकसद है। लड़की का एक हाथ मिसिंग है क्योंकि वो चाहता है कि उस हाथ को हम लोग ढूंढें। इस पर कांग मिन से काफ़ी प्रभावित होता है और वो पुलिस वालों को बताता है कि लड़की के सर पर जोर से वार करके उसकी हत्या की गई है। नाक, मुंह और कान में ग्रेनाइट मिला है जो ज़्यादातर सीमेंट की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही बॉडी में नमक के कुछ अंश भी पाए गए हैं। मतलब क्राइम का संबंध ऐसी जगह से है जो समंदर के किनारे है। अब पुलिस डिपार्टमेंट वाले ऐसी ही सीमेंट की फैक्ट्री की खोज में लग जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सियोंग नाम की एक सीमेंट फैक्ट्री समंदर के किनारे है। अब पुलिस उस फैक्ट्री की छानबीन करती है तो उन्हें मिट्टी में दबा हुआ उस लड़की का हाथ मिलता है जो मिसिंग था। अब पुलिस उस लड़की के बॉयफ्रेंड को उठाकर पुलिस स्टेशन लाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मर्डर के वक्त वो किसी और जगह था। अब मिन केस के बारे में डिस्कस करने के लिए कांग के घर आती है। कांग को एक लड़की है जो यूएस में पढ़ती है और वो कल कोरिया वापस आने वाली है। कांग लाश की फ़ोटो को देखकर समझ जाता है कि किलर कुछ कहना चाहता है क्योंकि हर क्राइम का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। मिन कांग की बातों को ध्यान में रखते हुए उस केस पर रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि सीमेंट फैक्ट्री की जगह कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वह एक्टिविस्ट चाहते हैं कि उस बांध को हटाया जाए क्योंकि उसकी वजह से आसपास के गांवों को नुकसान हो रहा है। पानी के बहाव की वजह से गांव के गांव खाली हो गए हैं और नदी को टुकड़े में काटने की वजह से उसका भी नुकसान हो रहा है। और इस बांध के लिए जो सीमेंट सप्लाई हो रहा है वो सियोंग फैक्ट्री से ही हो रहा है। मिन को लगता है कि इस प्रोटेस्ट और मर्डर का कोई ना कोई तो कनेक्शन है। अब मिन ऊपर से स्टडी करके अपने प्रेजेंटेशन तैयार करती है और उस प्रेजेंटेशन को पुलिस चीफ के सामने रखती है। मिन चीफ को बताती है कि जिस कुंभ नदी के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है उस नदी का और मर्डर का बहुत गहरा कनेक्शन है। जिस नदी के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है उस कुंभ नदी को कोरिया का वीनस कहा जाता है और इस प्रोटेस्ट के लीडर ली ने कुंभ नदी को यहाँ के पुराने देवता वीनस के साथ जोड़ा है क्योंकि इस बात का जिक्र उसने अपनी बुक में भी किया है क्योंकि वीनस यानी गॉडेस ऑफ ब्यूटी और इस नदी के स्ट्रक्चर में काफ़ी समानता है। लेकिन गवर्नमेंट ने नदी के बहाव को रोकने के लिए जगह जगह बांध बनाने शुरू किए जिससे नदी 6 हिस्सों में बट गई है। जिस तरह से 6 हिस्सों में उस लड़की की लाश पाई गई है और इसी तरह से मानो कुंभ नदी की मौत हो गई है। किम आगे बताती है कि ली ने अपनी किताब में लिखा है कि जो इस बात के जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और लड़की के लाश के टुकड़े नदी के 6 हिस्सों की तरह ही लग रहे हैं। मी का मानना है कि उस किताब के राइटर ली का इस मर्डर से कोई ना कोई लेना देना है और शायद ली ही उस लड़की का कातिल है क्योंकि जिस रात उस लड़की का मर्डर हुआ था उस रात प्रोटेस्ट वालों की वजह से वह सीमेंट फैक्ट्री
20 मिनट तक बंद थी और वह दंगे लीडर ली ने ही कराए थे। और दूसरा एविडेंस है कि ली का एक पैर पैरालाइज्ड है और उसे चलने के लिए लकड़ी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पर लड़की की लाश मिली है वहाँ पर ली के पैरों के निशान और लकड़ी के निशान मिले हैं। मिंग के प्रेजेंटेशन से चीफ बहुत खुश होते हैं और ली को पकड़ के लाने का ऑर्डर देते हैं। अब ली को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। मिंग पहले ही ली की हिस्ट्री पढ़ चुकी है कि कैसे उन बांग की वजह से ली की फैमिली को अपना पुश्तैनी घर छोड़ के निकलना पड़ा और उस सदमे की वजह से ली के पिता की मृत्यु हो गई और उसकी बहन ने आत्महत्या की। इन सब वजहों से ली का बचपन जल गया और उसी का बदला लेने के लिए और दुनिया का ध्यान अपने ओर खींचने के लिए ली ने ये मर्डर किया। लेकिन ली मिंग के इन दावों को सिरे से खारिज करता है और कहता है कि वो एक एनवायरनमेंट राइटर है, ना कि कोई कातिल। अब मिंग ली को बताती है कि उसने उसके जूतों के प्रिंट्स लिए हैं जो क्राइम सीन पर मिले जूतों के निशान से मैच करते हैं। अब ली मिंग के दिमाग की तारीफ करता है और अपना जुर्म कबूल करता है। यहाँ कांग अपनी लड़की को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है जहाँ पर एक शख्स उसे एक इन्वलप देता है और कहता है ये उसके लिए ली ने भेजा है। कांग जब वो इन्वलप खोलकर देखता है तो उसमें उसकी लड़की के फ़ोटोज़ होते हैं। कांग समझ जाता है कि उसकी लड़की का किडनैप हो गया है। तभी उसे मिन का फ़ोन आता है और मिन उसे बताती है कि ली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, किलर पकड़ा गया है। अब मिन की बातें सुनकर कांग ली से मिलने पुलिस कस्टडी में आता है जहां ली उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वहां पर ली ये भी कबूल करता है कि उसी ने कांग की बेटी का किडनैप किया है और उसने जानबूझकर लाश को इस स्टाइल में काटा क्योंकि वह चाहता था कि पुलिस उस तक पहुँचे। अब ली कांग से कहता है कि वो उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाए, नहीं तो वो उसकी लड़की के भी वैसे ही टुकड़े करेगा जैसे उसने उस लड़की के किए थे। अब कांग ली की बातें सुनकर गुस्से में ली को पीटने लगता है, लेकिन अब पत्ते ली के हाथों में होते हैं और ली कांग से कहता है कि 3 दिन के अंदर या तो वो उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाए या अपनी लड़की के लाश के टुकड़े बटोरे। लेकिन अब ली को जेल से छुड़ाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है। अब कांग जो उस केस का ऑटोप्सी डॉक्टर है, अब उसके पास एक ही रास्ता है कि उसकी रिपोर्ट को चेंज किया जाए। अब कांग को मिंग से पता चलता है कि उनको वो आरी मिल गई है जिससे उस लड़की उन्नी को काटा गया है और उस पर खून के धब्बे भी हैं और अब उस आरी को एग्जामिनेशन के लिए लैब भेजा गया है। कांग जान जाता है कि अगर उस आरी पर लगा हुआ खून उन्नी का निकला तो ली को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अब कांग एक शैतानी चाल चलता है। वो अपने पालतू कुत्ते का पैर काट के उसका खून लेकर रात को चुपचाप लैब में जाता है और वहाँ जाकर पहले वो उस आरी पर लगे खून को केमिकल से अच्छे से साफ करता है और फिर उस पर अपने कुत्ते का ब्लड लगा देता है और फिर मिंग के दिमाग में ये बात डालता है कि मुझे नहीं लगता कि ली ने उन्नी का मर्डर किया होगा। जो ठीक से चल नहीं सकता वो किसी का मर्डर कैसे कर सकता है और इतनी बड़ी साजिश को कैसे अंजाम दे सकता है। और तो और इस केस का पूरा रिजल्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट पर डिपेंड करता है क्योंकि कन्फेशन तो कभी भी बदला जा सकता है। अब कांग की बातें सुनकर मिंग भी सोच में पड़ जाती है। अब दूसरे दिन कांग ली से मिलने पुलिस कस्टडी में जाता है। वो कहता है वो ली को छुड़ाने की कोशिश करेगा लेकिन उससे पहले वो अपनी लड़की से बात करना चाहता है और ऐसा कहते हुए वो अपना फ़ोन ली के सामने रखता है। फ़ोन पर कांग को अपनी बेटी की बेबस आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है पापा मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। और अपनी बेटी की इस तरह की चीखें सुनकर कांग ली पे हमला कर देता है, लेकिन ली बौखलाए हुए कांग को चुपचाप देखता रहता है। अब कांग समझ जाता है कि वो मजबूर है। अब ली कांग से कहता है कि क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की कि मैंने उसी लड़की को मारने के लिए क्यों चुना? अगर तुम अपनी याददाश्त पर जोर डालोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन कांग अभी सोचने की हालत में नहीं है, तो वो ली से पूछता है कि वो मर्डर वेपन कहाँ है जिससे उसने उन्नी के सर पर वार किया था और जिससे उसकी मौत हुई थी। तो ली कांग को बताता है कि वह वेपन घर पर ही कहीं है। अब कांग वो वेपन पुलिस के हाथ में पड़ने से पहले अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो वो ली के घर पर जाता है। अब दूसरी तरफ उस आरी पर लगे ब्लड के रिपोर्ट आ गए हैं जिससे पता चलता है कि उस पर लगा ब्लड किसी जानवर का है। अब पुलिस और छानबीन करने के लिए ली के घर की तरफ जाते हैं। अब दूसरी तरफ कांग ली के घर की तलाशी ले रहा होता है तो उसे वहाँ एक फ़ोटो मिलती है जो ली के भाई की होती है। तब उसे पता चलता है कि ली का भाई ही वो शख्स है जो उसे एयरपोर्ट पर मिला था और ली के भाई ने ही उसे वो एनवेलप दिया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। कांग पुलिस को देखकर छुप जाता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका सर्जिकल नाइफ वहीं पर गिर जाता है।
पुलिस को वहाँ पर लोहे की एक बड़ी सलिया मिलती है जिस पर खून लगा होता है। वो उसे मर्डर वेपन समझकर रख लेते हैं और जाते आते पुलिस को कांग की सर्जिकल नाइफ भी मिल जाती है और कांग बेचारा देखता रह जाता है। मिंग कांग से मिलने उसके घर जाती है तो उसे कांग घर पर नहीं मिलता, लेकिन मिंग को उसके कुत्ते के पैर पर घाव दिख जाता है तो वो उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उससे कहती है कि वो घाव सर्जिकल नाइफ से किया गया है। अब मिंग सोच में पड़ जाती है कि एक कुत्ते को सर्जिकल नाइफ से किसने और क्यों घाव किया। अब कांग उस फोटो में दिखाई दे रही जगह पर जाता है जो ली का पुश्तैनी घर होता है। उस घर की तलाशी लेते हुए कांग एक दरवाजे तक पहुंचता है जिसमें ताला लगा होता है। वो ताला तोड़कर रूम के अंदर जाता है तो उसकी दीवारों पर एक लड़की की बहुत सारी फ़ोटो लगी हुई होती हैं और पेपर कटिंग भी लगी होती है जिसकी न्यूज़ में ये लिखा होता है कि उस लड़की पर किस तरह से गैंग रेप किया गया था और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया होता है। जिन 3 लड़कों ने उसके साथ ये हरकत की होती है वो एक बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं और शायद इसी वजह से वो तीनों कानून की गिरफ्त से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अब कांग की नज़र एक रूम में पड़े हुए पर्दे पर जाती है। अब कांग उस कमरे की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसको किसी के आने की आहट सुनाई देती है। ये ली का भाई टिम होता है। दरवाज़ा खुला देखकर टिम समझ जाता है कि घर के अंदर कोई है। तभी कांग बाहर आता है। अब कांग को देखकर टिम भागता है तो कांग उसका पीछा करने लगता है, लेकिन भागते भागते कांग एक कार से टकरा जाता है। तो यही मौका देखकर टिम कांग की पिटाई करने लगता है और वो घायल कांग से कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो वो वही करे जो ली ने उससे करने को कहा है। यहाँ पुलिस स्टेशन में सभी खुश हैं क्योंकि ली अब फांसी पर चढ़ेगा। वहीं मिंग खोई हुई है क्योंकि उसके सामने वो सर्जिकल नाइफ पड़ी हुई है जो पुलिस को ली के घर पर मिली और जो कांग की है। मिंग समझ जाती है कि कांग ने इसी नाइफ से अपने कुत्ते को घायल किया और उसका ब्लड लैब में ले जाकर उस शव पर लगाया। अब मिंग जानना चाहती है कि कांग ने ऐसा क्यों किया। उसे कांग के लैब ऑफिस में ली और टिम की फ़ोटो मिल जाती है। अब उसका शक और भी गहरा हो जाता है कि कांग ली को बचाने के चक्कर में है। यहाँ कांग ली से मिलने कस्टडी में जाता है और वह ली से कहता है कि उसको बचाना नामुमकिन है। तो ली उसे बताता है कि वो फेक मेडिकल एविडेंस तैयार करे जिसमें वह एक्सपर्ट है, क्योंकि ना जाने कितनी बार कांग ने फेक मेडिकल एविडेंस बनाकर सच को झूठ और झूठ को सच बनाया है। कांग उसे देखता रह जाता है। यहाँ मिन भी इसी समय कस्टडी में आती है और कांग से पूछती है कि उसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ क्यों की। मिन कांग को अरेस्ट करने जा रही होती है तो कांग मिन को बताता है कि ली ने उसकी लड़की को किडनैप किया है। अगर वो ली को नहीं छुड़ाएगा तो ली उसकी लड़की को मार देगा। अब मिंग जानना चाहती है कि ली ने कांग की बेटी को किडनैप क्यों किया। वह कांग का करियर डेटा चेक करती है तो उसे पता चलता है कि आज से 13 साल पहले कांग ने एज अ ऑटोप्सी एग्जामिनर एक केस में गवाही दी थी और इस केस में सुजिन नाम की लड़की ने सुसाइड किया था और सुजिन ली की सिस्टर थी। अब मिन अपने पुलिस डिपार्टमेंट के एक दोस्त से उस पुराने केस की फाइल मंगाती है। उस पुरानी फाइल से मिन को पता चलता है कि वो एक गैंग रेप का केस था जिसमें ली की सिस्टर सुजिन विक्टिम थी और वो 3 लड़के जो दोषी पाए गए थे वो काफ़ी बड़े घर के थे और मेडिकल एविडेंस की कमी के कारण वो तीनों ही कानून की गिरफ्त से आज़ाद हो गए थे। और उस केस में उन्नी ने उन लड़कों के फेवर में गवाही दी थी और कांग उस केस में मेडिकल एग्जामिनर था। और कुछ साल पहले ही उन तीनों लड़कों की एक एक्सीडेंट में संदेहजनक मौत हुई थी और अब मिन को समझ में आ जाता है कि ली ने पहले उन तीनों लड़कों को और बाद में उन्नू को मारकर अपना बदला लिया है और अब आखिर में ली कांग की बेटी को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। अब वो ली से मिलने कस्टडी में जाती है तो ली उसे बताता है वो कांग को जितना दूध का धुला समझती है वो उतना है नहीं, लेकिन वो मिन के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करता है और उसे अपने हाथ में पकड़ी काठी देकर कहता है ये वही मर्डर वेपन है जिसने उसे उन्नी के सर पर मारा था। अब यहाँ पर कांग ली को बचाने के लिए एक अलग ही चाल चलता है। वह उन्नी की दोस्त जो कि एक बार गर्ल थी उसको पैसे देकर उसके ज़रिए उन्नी के बॉयफ्रेंड के सीमेन सैंपल हासिल करता है और उसके सीमेन सैंपल को उन्नी के शरीर में ट्रांसप्लांट करता है और उन्नी के बॉयफ्रेंड के फिंगरप्रिंट्स उसके प्राइवेट पार्ट्स पर लगाता है और अपनी नई ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार करता है जिससे ये साबित होता है कि उन्नी का कातिल उसका बॉयफ्रेंड भी है। अपनी रिपोर्ट देखकर कांग फ्लैशबैक में चला जाता है जब आज से 13 साल पहले कांग ने एक ऐसी ही फेक रिपोर्ट बनाई थी। दरअसल उस वक्त कांग की बेटी को एक बहुत ही रियर बीमारी हुई थी और इस बीमारी के चलते उसका ऑपरेशन करके
उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना बेहद ज़रूरी था, जो कि सिर्फ अमेरिका में हो सकता था और जिसमें लाखों रुपए खर्च होने वाला था। ऐसे हालात में कांग के पास अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और इसी समय कांग के पास ली की सिस्टर सूजिन का केस आया, जिसके साथ गैंग अत्याचार किया गया था और उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। अब सारा केस कांग की रिपोर्ट पर डिपेंड करता था। जिन लड़कों ने ये सब किया था उनके फैमिली वाले बहुत पैसे वाले थे और कांग को अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसीलिए कांग ने ना चाहते हुए भी ऑटोप्सी रिपोर्ट में छेड़खानी करके ऑटोप्सी रिपोर्ट उन लड़कों के फेवर बनाई, जिससे वो लड़के तो बच गए लेकिन बेचारी मरी हुई सूजन पे गंदी लड़की होने के लांछन लग गए, जिससे सदमे में आकर सूजिन के यानी ली के पिता की मौत हो गई। कांग की बेटी की जान बच गई लेकिन ली की बहन की इज्जत चली गई। यह पूरा वाकया कांग की नज़रों के सामने आता है और अब ली के वकील पुलिस की सारी दलीलों को ठुकराते हैं और कहते हैं कांग की जैसी काठी तो मार्केट में कहीं मिल जाती है। और रही बात ली के फुटप्रिंट्स की, तो ली क्राइम सीन के पास ही रहता है, इसलिए उसका वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होता है जिसे लेकर वो ली को हिरासत में ले सकें। ऐसे में पुलिस को कांग की रिपोर्ट मिलती है जो किसी और की तरफ इशारा कर रही होती है। इन हालात में पुलिस को ली को छोड़ना पड़ता है। पुलिस अब उन्नी के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करती है और ली अब जेल से छूटकर घर आता है। उसके पीछे पीछे कांग वहाँ आता है और ली से अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगता है। अब ली और कांग में हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिर में ली उसे बताता है कि उसने उसकी बेटी को किस जगह रखा है। अब कांग गाड़ी लेकर ली के पुश्तैनी घर जाने के लिए निकलता है। तभी दूसरी ओर मिन उस फोटो के जरिए उस घर तक पहुंच जाती है। तभी वहां पर टिम आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में मिन टिम को गोली मारकर ख़त्म कर देती है। तभी कांग भी वहां पहुंच जाता है। वो पर्दे के पीछे वाले उस रूम में चला जाता है। वहां पर एक कांच की पेटी में गुलाब की पंखुड़ियों के बीच किम की बेटी को रखा होता है। किम देखते ही समझ जाता है कि उसकी लड़की मर चुकी है। वो रोते रोते अपनी बेटी को उठाने जाता है तो उसे पता चलता है कि उस लाश का शरीर ही नहीं, सिर्फ उसके हाथ, पैर और सर हैं। उस लाश के उस हिस्से को गायब देखकर कांग के दिमाग में आता है मुर्दा घर में उसने उन्नी के शरीर को समझकर जिस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की थी वो लाश उसकी बेटी की ही थी। पुलिस को जो लाश के बीच का हिस्सा मिला था वो दरअसल कांग की लड़की का ही था, उन्नी का नहीं। ली ने दरअसल कांग की लड़की के शरीर को उन्नी के सर के साथ जोड़कर फेंका था। इसीलिए सभी को ऐसा लगा कि वो शरीर उन्नी का है, लेकिन सर, हाथ और पैर छोड़कर बाकी के शरीर कांग की बेटी का था। अपनी खुद की मरी हुई बेटी के शरीर में कांग ने किसी और का सीमेंट सैंपल डालकर उसे गंदा किया और गलत रिपोर्ट बनाई। और कांग ने उस दिन जो अपनी बेटी से फ़ोन पर बात की थी वो ली ने उसे मारने से पहले ही रिकॉर्ड करके रखी थी। अब यह बात समझ में आते ही कांग फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगता है। उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने प्रोफेशन से गद्दारी की थी, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? उसके खुद के ही हाथों उसकी मरी हुई बेटी का अपमान हुआ था। कांग ने गलत ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाकर ली की मरी हुई बहन को बदनाम किया था और वही गलत रिपोर्ट बनाने के चक्कर में उसने अपनी ही मरी हुई बेटी का अपमान किया था। ली ने यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट बदला लिया था। अब कांग बाहर आता है। अब ली उससे कहता है कि अब तुम्हें पता चला होगा कि उस वक्त मेरे बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी जब तुमने उसकी मरी हुई लड़की को भरी अदालत में बदनाम किया था, लेकिन अपनी लड़की की मौत के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। अब यह दर्दनाक यादें तुम्हारी मौत तक तुम्हारे साथ रहेंगी। तभी कांग मिन की गन निकालकर ली को शूट करता है। ली की वही मौत हो जाती है। अब वही गन कांग अपने कनपट्टी पर लगाकर चला देता है और कांग की भी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि कांग जानता था वो इस दर्द के साथ ज़िंदगी नहीं काट सकता। कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी को अपना इंतकाम भुलाकर माफ़ करना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इंतकाम की आग और भी बढ़ती जाती है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहें।